अब उल्टा करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से न्यूटन का थर्ड लॉ प्रूव करेंगे, ठीक है, ये करना है। तो डेरिवेशन ऑफ पेज नंबर 26 पर आ जाइए, डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Derivation of Newton's third law of motion. Newton's third law of motion from the law of conservation of momentum. From the law of conservation of momentum. हाँ जी, तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये सजेस्ट करता है कि टोटल लीनियर मोमेंटम, इसमें मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम डेरिवेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन को प्रूव करें, उल्टा करें। इससे पहले हमने क्या करा था, थर्ड लॉ को यूज करके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव करा था, भी उल्टा करें। तो देखिएगा, कंसिडर टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बताता है कि टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये प्रूव करें। तो कंसिडर टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड कोलाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर, द वेलोसिटीज एंड हेंस मोमेंटा। मोमेंटा क्या होता है, मोमेंटम के प्लूरल फॉर्म को ही मोमेंटा बोल देते हैं। द वेलोसिटीज एंड हेंस मोमेंटा ऑफ द टू बॉडीज अंडरगो अ चेंज, लेट डेल्टा p1 and delta p2 be the changes in the momenta produced in time delta t, ठीक है। तो इसमें हम ये कहेंगे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द नेट चेंज इन द लीनियर मोमेंटम इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, ठीक है। तो सिंस नेट चेंज इन मोमेंटम of two bodies in the absence of any external force is zero, so delta p1 प्लस डेल्टा p2 इज इक्वल टू जीरो। हो सकता है ये समझ में ना आ रहा हो, डेल्टा p1 प्लस डेल्टा p2 इज इक्वल टू जीरो, इसको मैं बताता हूँ क्या चीज़। हमने तो ये देखा था ना कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये देखा था। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होता है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन ये है कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, m1 और एक m2। हमने कहा कि m1 u1, क्योंकि बिफोर कोलिजन टकराने से पहले वाली वेलोसिटी क्या लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u1, तो m1 u1 प्लस m2 u2 ये होता है, ठीक है। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन बॉडीज तो वही रहने वाली है, m1 और m2, वेलोसिटीज चेंज होने वाली हैं, तो m1 v1 प्लस m2 v2 ये हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे ये m1 u1 है और ये m1 v1 है, मैं क्या करूँगा, मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो m1 u1 माइनस m1 v1, ठीक है, प्लस m2 u2 माइनस m2 v2 इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया। अब क्या करिए, अब ना, अब आप एक काम करो, आप थ्रू आउट आप पूरा ना माइनस साइन कॉमन ले लो,
पूरे में। तो ये क्या हो जाएगा सर इस वाली साइड m1 नहीं आएगा। मोमेंटम बिफोर कोलिजन यानी कि जो पूरा सिस्टम है ना, सिस्टम में कितनी बॉडीज हैं, 1 2 3, तो 2 बॉडीज हैं, तो उसका टकराने से पहले वाला मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो टकराने से पहले m1 की वेलोसिटी क्या थी u1, तो m1 u1, m2 की वेलोसिटी क्या थी u2, तो m2 u2, तो ये टोटल मोमेंटम हो गया बिफोर कोलिजन, ये टोटल मोमेंटम हो गया आफ्टर कोलिजन। अभी क्लियर है? हाँ, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैंने थ्रू आउट इसमें पूरे एक्सप्रेशन में मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये माइनस m1 u1 था, ये प्लस m1 u1 बन गया, ये प्लस का m1 u1 था, ये माइनस का m1 u1 बन गया। सिमिलरली ये माइनस m2 u2 था, ये क्या बन गया प्लस का m2 u2, और ये क्या था, ये प्लस का m2 u2 था, ये माइनस का m2 u2 बन गया, इज इक्वल टू 0। भाई ये जो है ना m1 v1 माइनस m1 u1, ये क्या है, ये चेंज इन मोमेंटम है फर्स्ट बॉडी का, वही m1 फर्स्ट बॉडी और v1 और u1 इसकी फाइनल वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी का, ये हो गया डेल्टा v1 प्लस m2 v2 माइनस m2 u2, ये क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी 2, तो डेल्टा p2, और इधर माइनस साइन है यानी कि -1 है, वो तो 0/-1 जाकर वो 0 हो जाएगा, तो डेल्टा p1 प्लस डेल्टा p2 को इस तरह से मैंने 0 के बराबर देखा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉडीज रिमेन्स कंजर्व, ये भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द टू बॉडीज इज इक्वल टू 0। तो ये पहली बॉडी का चेंज इन मोमेंटम, ये दूसरी बॉडी का चेंज इन मोमेंटम, दोनों का सम 0 के बराबर, हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना, दोनों चीज़ें सेम है। बता दीजिए भाई ऑनलाइन, कहाँ शांभवी, दोनों बताइए, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी, अब इसके बाद एक काम करेंगे, ये जो डेल्टा p1 है इसको यहीं छोड़ते हैं, डेल्टा p2 को उधर ले जाते हैं, तो डेल्टा p1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा p2, ये हो गया। अब क्या करिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा t, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा t, डेल्टा p1 और डेल्टा t इज इक्वल टू माइनस डेल्टा p2 और डेल्टा t, ठीक है। हाँ जी, ये क्या हो गया, ये तो हो गया चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ 1, यानी कि ऑफ बॉडी 1, तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नोट्स में ठीक कर देना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ m2 लिखा हुआ है इधर, m2 का लिखकर m1 करना और राइट हैंड साइड पर m2 करना, ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ m1 is equal to negative of rate of change of momentum of m2. Rate of change of momentum of m1, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन m1 is equal to minus of force on m1 पर लगने वाला फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसका, ये अप्लाइड फोर्स, ये तो होता है अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये तो कहता है, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स ऑन m1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन m2, मतलब एक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एंड दिस प्रूव्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यही हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर ये डेरिवेशन आता है तो इसमें हमारा डेरिवेशन हमारा डेल्टा p1 प्लस डेल्टा ये पूरा करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना, आप शुरुआत में वो लिखेंगे जो शुरुआत में लिखा है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
the net change in the linear momentum in the absence of external forces zero. डेल्टा P1 plus डेल्टा P2 is equal to zero के बाद सीधा यहीं से स्टार्ट हो, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा ही नहीं करता, इतना लिखने के बाद में यहाँ से स्टार्ट होगा। वो मैंने इसलिए समझाया आपको क्योंकि मैंने इस तरह से पहले बताया आपको, इस वजह से M1 U1 M2 U2। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। some practical applications based on the law of conservation of linear momentum। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखते हैं इसके। तो पहला है रिकॉइल ऑफ अ गन। रिकॉइल ऑफ अ गन मतलब अगर कभी गन चलाते हैं तो गन में बुलेट तो एकदम आगे की तरफ जाती है, लेकिन जो गन है एक्चुअली गन स्ट्राइक करती है, गन में एक स्ट्राइकर होता है, वो बुलेट को स्ट्राइक करता है। जब वो बुलेट को स्ट्राइक करता है तो बुलेट तो आगे की तरफ जाती है, लेकिन जब बुलेट पर वो स्ट्राइक कर रही है गन, तो बुलेट भी तो उस पर कुछ रिएक्शन लगाएगी गन पर, तो बुलेट भी गन पर रिएक्शन लगाती है तो गन पीछे की तरफ झटका मारती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं पीछे की तरफ झटका, जो बुलेट जो गन मारती है उसको हम कहते हैं रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल मतलब पीछे की तरफ रिकॉइल हो जाना, झटका मारना। ठीक, तो देखेंगे लेट कैपिटल M बी द मास ऑफ द गन एंड स्मॉल m बी द मास ऑफ बुलेट। ठीक है, अच्छा बिफोर फायरिंग इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ गन एंड बुलेट आर जीरो and let after firing bullet acquires velocity v vector and gun acquires velocity capital V vector। देखिएगा का जो मास है वो तो कम है। ठीक है, और बुलेट यहाँ से निकलेगी का मास स्मॉल है। टकराने के बाद बुलेट जा रही है वेलोसिटी v वेक्टर के साथ। वेलोसिटी v वेक्टर के साथ, और जो गन है गन पर रिकॉइल वेलोसिटी लगती है पीछे की। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि इसमें हम ये कहेंगे, अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाता हूँ तो as no external forces are acting on this system, so by the law of conservation of linear momentum, total momentum after firing is equal to total momentum before firing by the law of conservation, by the law of conservation of linear momentum
टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग। बिफोर फायरिंग, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि जब हमने इसको फायर कर दिया तो आफ्टर फायर जब कर दिया तो फायर करने के बाद जो बुलेट है, बुलेट का मोमेंटम कितना हो जाएगा m into v वेक्टर, ठीक है। तो बुलेट का मोमेंटम हो गया m into v वेक्टर बस। अब जो गन है, गन का मोमेंटम कितना हो जाएगा कैपिटल M into कैपिटल V वेक्टर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग। बिफोर फायरिंग भाई फायर करने से पहले जो गन है वो भी रेस्ट में थी और जो बुलेट है वो भी रेस्ट में थी, यानी कि उनकी वेलोसिटी जीरो थी। तो क्या हो जाएगा m into 0 प्लस कैपिटल M into 0, ये हो गया m into v वेक्टर प्लस कैपिटल M into कैपिटल V वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये हो गया। कैपिटल V वेक्टर इज इक्वल टू माइनस m v वेक्टर अपॉन कैपिटल M, ठीक है। तो इस तरह से हमारी रिकॉइल वेलोसिटी निकली गन की, ठीक है। और आप ये समझ ही रहे होंगे कि जब मैंने गन की ऐसे रिकॉइल वेलोसिटी निकाली है तो वो ऑब्वियसली नेगेटिव में ही आएगी, ठीक है ना। नेगेटिव में आने का मतलब बिल्कुल ठीक है, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। भाई बुलेट इस तरफ जा रही है तो अगर गन की वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है तो सीधी सी बात है कि गन पीछे की तरफ झटका मारेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड देखिएगा, सेकंड में है व्हाइल फायरिंग अ बुलेट द गन शुड बी हेल्ड टाइट टू द शोल्डर। तो जो सेकंड इसका एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही है कि जब इसको हम फायर करते हैं तो फायर करते टाइम जो गन है गन को हेल्ड मतलब टाइटली शोल्डर से चिपका कर रखना चाहिए। तो देखिएगा द रिकॉइलिंग गन कैन हर्ट द शोल्डर इफ द गन इज हेल्ड टाइटली अगेंस्ट द शोल्डर then the body and the gun together will constitute one system। अब अगर आपने क्या करा कि बॉडी को भी और गन को दोनों को चिपका कर रख दिया तो क्या होगा कि जो गन है, गन का कुछ मास है, ठीक है। अब हमने उसको बॉडी के साथ चिपका दिया, तो बॉडी के साथ चिपका दिया तो बॉडी का मास और गन का मास दोनों एडअप हो गए, ठीक है। यानी कि दोनों के दोनों एक सिंगल बॉडी बन गए। तो क्या होगा कि वो जो झटका लगेगा वो सिर्फ गन पर नहीं लगेगा, वो झटका गन पर और हम पर दोनों पर बराबर लगेगा। तो वो जो झटका है वो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। वो इम्पैक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो हमें हल्का सा झटका बस पीछे की तरफ लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने गैप छोड़ रखा है कंधे में और गन में तो फिर जब गन पीछे को झटका मारेगी तो वो बहुत तेज हिट करेगी, ठीक है। तो वही चीज़ है द रिकॉइलिंग गन कैन हर्ट द शोल्डर इफ द गन इज हेल्ड टाइटली अगेंस्ट द शोल्डर देन द बॉडी एंड द गन टुगेदर विल कंस्टिट्यूट वन सिस्टम। तो बॉडी और गन दोनों मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। टोटल मास बिकम्स लार्ज एंड सो द रिक्वायर्ड वेलोसिटी बिकम्स स्मॉल। टोटल मास बहुत बड़ा हो गया क्योंकि एक सिस्टम बन गया वो, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, ठीक है। तो झटका नहीं लगेगा। थर्ड देखिएगा व्हेन अ मैन जंप्स आउट ऑफ अ बोट टू द शोर द बोट स्लाइटली मूव्स अवे फ्रॉम द शोर। तो जब कभी कोने पर आ गई बोट और बोट पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, उसमें से कोई एक इंसान बोट से बाहर कूदता है, ठीक है। तो क्या होता है द बोट स्लाइटली मूव्स अवे फ्रॉम द शोर। जो बोट है वो शोर से थोड़ा सा दूर की तरफ हिलती हुई वो नजर आती है। देखिएगा इनिशियली द टोटल मोमेंटम ऑफ द बोट एंड द मैन इज जीरो। इनिशियली जो टोटल मोमेंटम है बोट का भी और मैन का भी वो जीरो है। क्यों? बोट भी किनारे पर खड़ी हुई है, चुपचाप मूव तो नहीं कर रही। आदमी भी उसको चुपचाप खड़ा हुआ, वो भी मूव नहीं कर रहा है। तो आदमी का मास इंटू आदमी की वेलोसिटी, आदमी की वेलोसिटी कितनी जीरो है ना, तो उसका मोमेंटम जीरो। ऐसी बोट भी चुपचाप खड़ी हुई है, बोट का मास इंटू उसकी वेलोसिटी जीरो, तो टोटल जीरो। अब वो कह रहे हैं as the man jumps from the boat to the shore he gains a momentum in the forward direction। तो जब वो बोट में से दूर की तरफ कूदता है तो बोट बना लिया हमने एक,
में से बाहर को जंप कर गया, बोट में से बाहर जंप कर गया। ये क्या है कि एज द मैन जंप्स फ्रॉम द बोट टू द शोर ही गेन्स अ मोमेंटम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो वो आगे की तरफ एक मोमेंटम गेन करता है, ठीक है। अच्छा, टू कंजर्व मोमेंटम द बोट आल्सो गेन्स, उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए द बोट आल्सो गेन्स एन इक्वल मोमेंटम इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो द बोट स्लाइटली मूव्स बैकवर्ड्स। तो इसका ये कुछ मोमेंटम गेन करता है यहाँ पर कूदने के लिए। जब ये इसको जो भी मोमेंटम है इस डायरेक्शन में, मान लीजिए इसका मास 70 किलोग्राम है और ये इधर कूदा और इसकी वेलोसिटी मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से कूद गया, 140 हो गया इसका 140 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो बोट जो है उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए वो भी -140 मीटर पर सेकंड से थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करेगा, बस, समझ गए। अभी तो टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कंजर्व यानी कि दोनों का सम जो है वो 0 रहेगा, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक है कंकरेंट फोर्सेस। कंकरेंट फोर्सेस है सिलेबस में नहीं? अच्छा, सिलेबस है आपके पास कि नहीं? सिलेबस है, किया था। देखिएगा ये टोटल 24 पेज वाला है, 24 पेजेस हैं। इसमें मैंने ग्रुप पर शेयर करा था ये। इसमें पेज नंबर 2 से आपका सिलेबस शुरू होता है और ये जो लॉज ऑफ मोशन है ये PDF के पेज नंबर 3 पर है। करंट फोर्सेस, एक मिनट वेट करिए।
मैंने भी आपको बताया था, और आप इस चीज़ का बस ध्यान रखना कि कई बार के हर साल ये कर रहे हैं, कुछ चीज़ किसी साल हटा देते हैं, अगले साल दूसरा टॉपिक हटा देंगे, वो पहला वाला टॉपिक जो पिछले साल हटाया था वो अगले साल इंक्लूड कर देंगे, तो ऐसा कर रहे हैं। तो इसमें अगला जो हमारा टॉपिक है किसमें, बोर्ड वाले में। हाँ मैं बताता हूँ इसमें क्या है, यहाँ पर तो बोट रुकी हुई है, यहाँ पर तो बोट रुकी हुई है, वहाँ पर क्या है कि वो चलती हुई बोट में से वो चलती हुई बस में से कूद रहा है। तो चलती हुई बस में से आप, बस भी आगे चल रही है और आप भी अगर आगे की तरफ ही कूदते हैं जिस डायरेक्शन में बस चल रही है, तो आप थोड़ी सी दूर रन करोगे लेकिन गिरोगे नहीं। और अगर आपने सडनली स्टॉप होने की कोशिश करी कि बस तो आगे जा रही है और आप सीधा ऐसे ही उतर जाते हो जैसे नॉर्मल बस में से उतर रहे हैं बस, तो फिर होगा क्या कि आपकी बॉडी तो आगे मूव कर रही है, आप एकदम झुक गए तो बॉडी आगे मूव करेगी, गिर जाओ, ये होता है। ठीक है ना। अब देखिएगा इसका बड़ा फ़ायदा रहता है, ये जो सिलेबस की शीट है ना, इसमें आप ये देखिए कि पेज नंबर 4 पर नीचे की तरफ पहला है इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, फिर है इनर्शिया, फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट इन्होंने दे रखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये एप्लीकेशंस यही करनी थी बस तीन, इसके अलावा कुछ नहीं, यही तीनों एनसीईआरटी में और ऐसा अरोड़ा में यही दे रखी है। ठीक है, इसके ऐसे तो एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, इतनी करनी जितना सिलेबस में। उसके बाद अगला टॉपिक दे रखा है इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, हमारा भी यही है पेज नंबर 29 पर, इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। फिर है स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, ल्यूब्रिकेशन, और फिर है डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सर्कुलर मोशन, है ना, व्हीकल ऑन अ बैंक रोड, सारा कुछ है भाई, इस वाले चैप्टर में इस बार कुछ नहीं किया, सारा कुछ कर। ठीक है, चलिए जी आगे कंटिन्यू करते हैं। वो कॉन्सेप्ट याद है ना, एक बार बताया था कि हर सब्जेक्ट को डेली आधा घंटा जरूर, ठीक है, तो बोरियत नहीं होगी। हाँ कभी कभी ग्रुप स्टडी का भी फायदा हो जाता है, दोनों साथ बैठ कर पढ़ेंगे। एनुअल टी ब्लॉक में ज़्यादा अंतर नहीं है। इलेवंथ क्लास में हर बच्चा उसी फेज में होता है। मैं अपनी बात नहीं रख सकती, मैं कुछ पूछ नहीं सकती, सर मैं कहीं नहीं जा सकती। अच्छा कोई बात नहीं है, तुम तो जा सकते हो, चलो ठीक है। इसका दूसरा ऑप्शन भी है। हाँ अच्छा स्कूल में एक्स्ट्रा टाइम लोग बैठ जाओ, वहाँ पर गेम्स का पीरियड है, उसमें तो टाइम मिलता होगा, ये ज़बरदस्ती खेलना ही होता है। अगर सर कोई बैठ गया ना तो फिर उससे कि तुम नाटक कर रहे हो, तुम खेलना चाहते ही नहीं हो, ये बात है। तो कैसा हाँ नहीं खेलना चाहते, हम तो करते थे भी ऐसे, हम तो ग्राउंड में चले जाते थे, ग्राउंड में साइड में स्टेयर्स बनी थी, हम तो वहीं बैठ कर पढ़ाई करते। जब पीरियड चल रहा था तो डिस्कस कर लेते। ये ठीक है, ये ठीक है, और उसमें ना वो डिस्कशन पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ये है कि भाई मेरे को आज ये 2 टॉपिक करने हैं, तो मैंने कर लिए बस ये 2 टॉपिक, ठीक है। अब ये नहीं कि यार ये तो हो ही नहीं रहा है, यार इसको तो लेकर बैठ के एक बार सर आपको पता है मेरा जो एग्जाम हुआ ना, मुझे उसके बाद से बहुत टेंशन हो रही है। बस क्या होता है सर अब मुझे ना अपनी टेंशन नहीं है, मुझे मेरी स्ट्रीम की टेंशन है, और स्कूल वाले बदल रहे हैं, मतलब मेरे घर वाले लोग बदल रहे हैं। ऊपर से रिजल्ट के बाद से 1 हफ्ते छुट्टी हो रहा है, 1 हफ्ता वो घर में कैसे निकलेगा मेरे को वो नहीं समझ आ रहा। कावड़ ब्रेक? हाँ सर वो कावड़ ब्रेक रिजल्ट कब आपका? 27 को। तो 27 की टेंशन अभी से हो रही है। अरे तो सर आज 23 हो गई, क्या 2 दिन 3 दिन बचे हैं। और सोचो फ्राइडे को मुझे बैच मिलेगा स्कूल में और सैटरडे को मेरी तुम्हें भी ऐसी टेंशन हो रही है क्या? तुम्हें भी? हाँ अच्छा, कल फिजिक्स का टेस्ट है, कोई भी डाउट हो तो बता दो।
हमारा DAV है ना, चेंज तो नहीं करा ये। अच्छा हाँ, DAV श्रेष्ठ विहार पहले साइनाबाद था शायद, इसी साल श्रेष्ठ विहार में गया, बड़ा नामी स्कूल है, हाँ पता है। दिल्ली का भी बड़ा नामी है। चलिए जी, इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस में क्या है, फोर्सेस एक्टिंग एट द सेम पॉइंट ऑन अ बॉडी आर कॉल्ड कंकरेंट फोर्सेस। फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट एट द सेम पॉइंट ऑन अ बॉडी आर कॉल्ड कंकरेंट फोर्सेस। फॉर एग्जांपल, एक बेचारा बच्चा है, 11th क्लास में आया है, उस पर अलग अलग तरीके से एक ही पॉइंट पर फोर्स लगे जा रही है। कंकरेंट फोर्सेस ये होती है। वो एक पॉइंट क्या है, ब्रेन, ठीक है, इधर से उनसे फोर्स लग रही है, ठीक है, तो बेटा नंबर नहीं आएंगे, नंबर नहीं आएंगे, नंबर नहीं आएंगे, गेम्स के पीरियड में तुम्हें खेलना ही है, बैठना ही है, झूठ नहीं बोलना है। ये एक फोर्स होगी। दूसरी फोर्स जो है वो घर से है, वो दूसरी फोर्स घर से ही लग रही है कि बेटा रिजल्ट नहीं आया, तेरी स्ट्रीम चेंज, स्ट्रीम चेंज, स्ट्रीम चेंज, स्ट्रीम चेंज, तो दिन रात सपना आ रहा है, ठीक है, कि स्ट्रीम चेंज हो जाएगी। तो दूसरा फोर्स, एक तीसरा फोर्स जो है ना, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, मतलब ब्रेन से सीधा आपको ऊपर की तरफ ठक 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 ठक, वो है आपके ड्रीम्स। आपके ड्रीम्स जो आपको ऊपर ले जाते हैं। तो ड्रीम ये है कि साइड ही रखनी है, ठीक है, मैं उसके अलावा और कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। ये अच्छी चीज़ है, ये इंस्टिंक्ट अच्छी है, जो अंदर से आती है। सीरियसली, जब आपके मन में ऑप्शन आएगा ना, आप 1 साल कम से कम अपना बर्बाद कर लोगे। जहाँ बच्चे के मन में ये आता है कि ये नहीं तो ये कर लूँगा, ये नहीं तो ये करना ही है, नहीं करना है, मेरे को करना ही है। बस ये तो फिर ये इंस्टिंक्ट सबसे बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, मेरे को बिल्कुल यही तो मेरी टेंशन है कि मेरे को तो ये करना है, पर घर वाले क्यों नहीं चाह रहे। मैं बता तो रहा हूँ, ये इंस्टिंक्ट सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है, इससे बड़ा कुछ है नहीं। तो इसलिए इस चीज़ को कहते हैं कि एक ही पॉइंट पर अलग अलग तरीके की फोर्सेस का लग जाना। अब बॉडी किस तरफ मूव करेगी, जो फोर्स सबसे बड़ी होगी, तो जो फोर्स सबसे बड़ी है वहीं पर आपका मूवमेंट शुरू हो जाएगा। अब आ जाए, ठीक है। अब देखिए ऐसे बड़े उल्टे सीधे एग्जाम्पल दिमाग में आते रहते हैं। चलिए जी, forces acting at the same point on a body are called concurrent forces. When a number of forces act on a body at the same point and the net unbalanced force is 0, the body will continue in its state of rest or of uniform motion along a straight line and is said to be in equilibrium। ठीक है, एक और आ गया उल्टा सीधा एग्जाम्पल। एक ही पॉइंट होता है ना, जैसे वो बाहुबली फिल्म में नहीं दिखाया था, बहुत बड़ा रथ था, ठीक है, उस पर इतने सारे लोग लगे पड़े थे, इतनी मोटी रस्सी थी, उसको खींच रहे थे, ठीक है। तो ऐसे तो कोई अगर छूना चाहे तो वो हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से, ठीक है। फिर सारे लोग लगे उसमें, तो सारे लोगों ने मिलकर खींचा तो वो खींच गया, है ना। तो ये वही चीज़ है कि वो तो थोड़ा बढ़ा देते हैं ना साउथ वाले, थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं। तो अब हमने ये कहा कि हमने बहुत सारी फोर्सेस तो ले ली थी, हमने 3 फोर्सेस ले ली। तो कंसिडर 3 कंकरेंट फोर्सेस, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर एंड F3 वेक्टर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट O ऑफ अ बॉडी। हमारे पास 3 फोर्सेस हैं, F1, F2 और F3। अच्छा जी, तो ऐसे ही करा, ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना, हॉरिजॉन्टल फोर्स तो F2 वेक्टर है, नोट्स पे ठीक कर देना। नीचे वाले गलती से F1 लिखा हुआ है, तो इसको F2 कर देना। नीचे वाला जो F1 करा हुआ है, इसको F2 कर देना। ये है F2 वेक्टर, और ऐसे इस तरफ यहाँ पर तो फोर्स कर दी है, ये है F1 वेक्टर, F2 वेक्टर और F1 वेक्टर इस तरह से हो गया, ठीक है। और एक फोर्स और लग रही है F3 वेक्टर, F3 वेक्टर। अब क्या है कि F1 वेक्टर एक फोर्स ये है, जिससे आपको क्या करना है, आपको रिजल्टेंट निकालना तीनों फोर्सेस का। तो तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट देखिएगा किस तरफ निकलेगा, ऐसे होगा, मतलब F1 वेक्टर से रिजल्टेंट का मतलब होता है तीनों फोर्सेस का एडिशन, ठीक है। मैंने क्या करा, F1 और F2 दोनों को ऐड करो, कैसे ऐड करेंगे, यहाँ से F2 के पैरेलल एक डॉटेड लाइन और F2 से F1 के पैरेलल एक डॉटेड लाइन, ये ड्रॉ कर दिया, दोनों यहाँ मिल गए, हमारा ये रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर, तो वो हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ठीक है। अच्छा जी,
अब देखिएगा इसी चीज़ को, ये तो पैरेललोग्राम लॉ से करा, अगर इसी चीज़ को ट्रायंगल लॉ से करा जाए तो ये देखने के लिए मिलता है F2 वेक्टर इस तरह, और ट्रायंगल लॉ मतलब आप क्या करेंगे, इसके हेड से इसके टेल को ज्वाइन कर देंगे, मतलब इसको शिफ्ट करके इधर ले आएंगे। ये हो गया F1 वेक्टर, ऐसे हो गया। और अब इसके हेड से इसके टेल को ज्वाइन करो और इसके हेड से इसके टेल को ज्वाइन करो, जैसे ये हमारे पास रिजल्टेंट हो गया। और जो F3 वेक्टर है उसको हमने देखा कि वो एग्जैक्टली यहाँ पर पीछे है। तो इफ द थर्ड फोर्स F3 वेक्टर acts on the body such that F3 vector is equal to minus F1 vector plus F2 vector, तो आप ये देखें ये जो है ना इधर जो रिजल्टेंट वाला है, ये रिजल्टेंट वाला हमारा कितना आया था F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, और जो तीसरा फोर्स है F3 वेक्टर वो इस तरफ है, पीछे की तरफ है। तो वो फोर्स F3 वेक्टर कुछ इस तरह से लग रही है कि F3 वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ये तो F3 वेक्टर ये दोनों नेगेटिव हो गए, इनको इधर ले आओ, F3 वेक्टर प्लस F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। is equal to 0. Thus, the condition for the equilibrium of a number of forces acting at the same point is that the vector sum of all these forces is equal to 0. तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये होती है कि जितनी भी फोर्सेस है ना, इन सबका जो वेक्टर सम है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ तो 3 ही फोर्सेस थी, अगर n नंबर ऑफ फोर्सेस होती हम उसको ये बोलते हैं F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर डॉट Fn वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से सारे जो कंकरेंट फोर्सेस हैं, कंकरेंट फोर्सेस का अगर सब 0 के बराबर है हम ये बोलेंगे बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट में है। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हमारे पास लामीज़ थ्योरम। और लामीज़ थ्योरम डायरेक्टली तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन लामीज़ थ्योरम की ज़रूरत पड़ती है, क्वेश्चंस में कई बार ज़रूरत पड़ती है। डायरेक्टली नहीं देगा, डायरेक्टली आपसे पूछा नहीं जाएगा लामीज़ थ्योरम। अगर आप कहो तो मैं इसको छुड़वा भी सकता हूँ, बिना इसके भी काम चल जाएगा, बिना इसके भी काम चल जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो हैं उसको कर लो, कर लो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ जी, फिगर below shows a particle O under the equilibrium of 3 concurrent forces F1 vector, F2 vector and F3 vector. Let alpha be the angle between F2 vector and F3 vector, बीटा F3 और F1 के बीच का एंगल, गामा F1 और F2 के बीच का एंगल। तो देखिएगा हमने कहा कि 3 फोर्सेस हैं, एक ऐसी लग रही है F1 वेक्टर, ऐसे है F2 वेक्टर, एक फोर्स ऐसे है F3 वेक्टर, ये 3 फोर्सेस हैं। अब F2 और F3 इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है अल्फा, F1 और F3 के बीच में जो एंगल है ये है बीटा, और F1 और F2 के बीच में जो एंगल है ये है गामा, ये है गामा। अच्छा जी, तो अब हमें क्या करना है इसमें, यहाँ पर जैसे F1 वेक्टर है, F1 वेक्टर को छेड़ेंगे, F1 वेक्टर जैसा है वैसे ही रहता है, हॉरिजॉन्टल था, हॉरिजॉन्टल ही रहने दिया F1 वेक्टर। ठीक है जी, उसके बाद क्या करा हमने कि जो F2 वेक्टर है, इस F2 वेक्टर को जैसे ऐसे मैंने कहा था पैरेलली किसी भी वेक्टर को इधर और इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो F2 वेक्टर को एज इट इज पैरेलली शिफ्ट करते हुए यहाँ पर ले आए। ये हो गया
देखिएगा, जब मैं इसको इस तरीके से शिफ्ट करके लेकर आया, अगर मैं इसको F1 को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करूँ तो F1 ऐसे था और F2 ऐसे था, तो इनके बीच में गामा था एंगल, मैंने F1 को आगे शिफ्ट करा, इसके बीच में गामा ही तो रहेगा एंगल, ठीक है ना भाई। इस लाइन को अगर मैं आगे खींचूँ तो ये एंगल गामा ही तो लगेगा, ठीक है। तो जब ये गामा हो गया तो क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर 180 माइनस गामा, ठीक है। तो ये 180 को क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं, तो पाई माइनस गामा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ठीक। अच्छा, अब इसी तरीके से जो हमारा F3 है ना, F3 को हमने क्या करा, F3 ऐसे था, F3 को ऐसे पीछे खींच दिया, एरो ठीक करो, एरो नीचे की तरफ था ना, F3 ऐसे F3 को ऐसे खींचा, तो अब सोचो कि इसको F3 को मैंने ऐसे बढ़ा दिया है, तो F3 ऐसे और F1 ऐसे, ये F3 है और ये F1 है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल था, बीटा, ये वाला एंगल बीटा, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस बीटा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये F2 है, F2 है, अगर इस F2 को थोड़ा सा आगे खींच देते हैं ऐसे, तो F2 में और F3 में, ये F3 ही तो है, F2 में और F3 के बीच में एंगल कितना था, अल्फा, ये वाला अल्फा था, लीनियर पेयर से ये वाला कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, सही है। तो ये तीनों एंगल्स क्लियर हैं, वेक्टर्स को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक। अब देखिएगा, अप्लाइड साइन रूल टू ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल का हमने नाम दे दिया, ये है A, ये है B और ये वाला पॉइंट है C। तो अप्लाइड साइन रूल टू ट्रायंगल ABC, साइन रूल ये कहता है, साइन रूल पहले मैथ्स में सिलेबस में हुआ करता था, अब मैथ्स में सिलेबस में नहीं है, पिछले 4-5 साल से हटा दिया है। मैथ्स में NCERT अगर आपके पास पुरानी है ना, 11th की NCERT पुरानी, तो उसमें पीछे के चैप्टर में सप्लीमेंट्री मटेरियल लिखा हुआ है, उसमें है ही। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे ये वाली फोर्स है, ये वाली फोर्स है, बहुत सिंपल सा याद रखिए, ये फोर्स है, ट्रायंगल बना हुआ है, इस फोर्स के ठीक सामने वाला एंगल क्या है, पाई माइनस अल्फा, तो लिखेंगे F1 अपॉन साइन पाई माइनस अल्फा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो ये वाली फोर्स है, ये F2 के सामने क्या है, पाई माइनस बीटा, तो लिखेंगे F2 अपॉन साइन पाई माइनस बीटा। इसी तरीके से ये वाली फोर्स क्या है, F3, और F3 के सामने वाला एंगल क्या, पाई माइनस गामा, तो F3 अपॉन साइन पाई माइनस गामा, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के ही इक्वल होता है, तो इसको सीधा सीधा ऐसे लिख देंगे, F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा, ठीक है। बस ये लाइन इस थ्योरम है, इसका यूज़ करेंगे आगे क्वेश्चंस में, ठीक है। आज इतना कर दीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास